तो बच्चे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखो सभी बच्चे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो तीनों चैप्टर में, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, और क्या हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, सभी चैप्टर में ये टॉपिक आपका है ना कवर हो जाएगा। देखिए रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन? देखो दो वर्ड से बना है, एक है री, दूसरा क्या है वैल्यूएशन। मतलब किस, हाँ एग्जैक्टली, मतलब जो पहले से वो एसेट्स था या पहले से जो लायबिलिटी था उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर ए बी सी और पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म है जिसमें ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है। अब तीनों पार्टनर में पहले से अपना बिजनेस कर रहा था, अब उसमें डी आ गया, तो बिजनेस का जो भी एसेट्स और लायबिलिटी तक है, ये तो आप अपना एक शेयर लेगा ना। न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है या कोई भी ओल्ड पार्टनर में से कोई डेथ कर जाता है या कोई रिटायर कर जाएगा, तो उसके बाद फर्म का क्या होता है, फिर से वैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को हम लोग क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन किसका होगा, एसेट्स और लायबिलिटी का। तो ठीक है, अब मेरे मेरे पास में पहले बिल्डिंग 5 लाख का था, अब बिल्डिंग क्या है 4.5 लाख हम रखेंगे, तो इट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन ऑफ क्या, एसेट्स। तो किसी भी एसेट्स में या लायबिलिटी में किसी भी प्रकार का किसी भी कारण से अगर वो चेंजेस होता है, तो इस प्रोसीजर को ही हम लोग क्या कहेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो फर्म के बुक्स में इसके लिए एक अलग से सेपरेट एंट्री क्या किया जाता है, पास किया जाता है, ठीक है। तो उसी पर हम लोग जर्नलाइज करेंगे। पहले आप लोग मीनिंग समझ लीजिए इसको बढ़िया से, फिर हम इसको एंट्री करेंगे। देखो ये तो पता है, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि कोई भी एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये चीज आपको समझना है यहां पर। देखो तो एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ at the time of change in profit sharing ratio, at the time of change in profit sharing ratio, at the time of change in profit sharing ratio, the assets and liabilities, assets and liabilities are revalued so that the profit or loss arising, so that the profit or loss arising on account of such revaluation up to date of change, up to date, up to date of change in profit sharing ratio, up to date of change in profit sharing ratio
up to date of change in profit sharing ratio may be adjusted in the partners. May be adjusted in the partner. देखो, तो यहां पर ये समझ में आया ये पॉइंट, ये जो अभी सेंटेंस लिखवाए हैं ये क्या, देखो कर है क्या कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है, जैसे कैसे समझेंगे कि अगर सपोज कीजिए कि ए बी सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, यानी ए बी सी एक फर्म में पार्टनर था जिसका रेशियो था 5:3 क्या 2। अब ये तो ओल्ड रेशियो हो गया, हाँ या ना। अब ये कह रहा है कि नहीं, हम ये रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिवाइड नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अब इसके लिए होना चाहिए 3:2 क्या 1, तो ये चेंज हो गया, तो इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या करेंगे न्यू रेशियो, ठीक है। तो ये चीज कर रहा है कि जब एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब परिवर्तन होता है, द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड, उस सिचुएशन में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करते हैं रिवैल्यूड करते हैं, यानी दोबारा मूल्यांकन करते हैं, वैल्यू करते हैं। सो दैट द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट, इस कारण से फर्म में क्या होता है प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट। सो सच रिवैल्यूएशन अप टू डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा चेंज होगा, उस टाइम में जो भी रिवैल्यूएशन करेंगे उस प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उसको हम लोग करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके लिए वहां कहां तक लिखे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, उसको लिख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस केसेस में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए कि हाउ टू प्रिपेयर, लिखो तो, हाँ इसके बाद नीचे पैराग्राफ चेंज करके, या प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे लिखिए, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे हम लोग तैयार करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मेट हम समझाते हैं बच्चे, आप लोग समझिएगा इसको। देखो एक चीज तो पता है कि एसेट्स इंक्रीजेस, दैट इज क्या डेबिटेड, हाँ या ना बताओ,
ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो बच्चे ये समझ में आया यहाँ पर कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो ध्यान से समझना है कि एसेट्स लायबिलिटी अगर ये 6 पॉइंट इसमें है, ये देखो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जैसे कि ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, है ना, डेबिट साइड एंड क्या क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी हम क्या करते हैं, 2 साइड में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जब एडमिशन रिटायरमेंट या डेथ का लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें से रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहला ही अकाउंट ओपन होता है, लेजर बनता है। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, 3 स्टेप तो आपको नॉर्मल आपको देगा, एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसमें आपको होगा क्या कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। तो ये डीआर और क्या करेंगे, सीआर लिख देंगे यहाँ पर। ये अमाउंट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, पर्टिकुलर ये अमाउंट हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, क्या हुआ जी, क्या दिक्कत है। अब देखो इसमें क्या होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स इंक्रीजेस टू और बाय, देखो 2 साइड में एसेट्स, एसेट्स कब लिखेंगे डेबिट में, जब ये इंक्रीज करेगा। हालांकि ये तो रटा रटाया हुआ हो गया, तो इसको रट लो। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसको समझ करके कैसे ये डेबिट में आया। तो याद रखना है, लेजर का ये फॉर्मेट बना ली हो, नीचे में लिखो, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज। हाँ उसके नीचे में पहले इसको बना लो, फॉर्मेट बना लो, टेबल बना लो। क्योंकि जनरल जब तक नहीं हुआ तो फिर लेजर कैसे होगा। हाँ लिख लिए, हाँ फॉर्मेट नीचे, ये तो लेजर हम बना समझा रहे थे। ठीक है, लेकिन कैसे ये पोस्ट होता है, कैसे पोस्टिंग करते हैं, तो जर्नल एंट्री से ही होता है ये। ठीक है, तो जब कभी भी आपको एसेट्स इंक्रीजेस होगा, बढ़ेगा, तो इट मींस क्या, अगर हम मॉडर्न अप्रोच में भी जाए तो भी वही एंट्री होगा, और ट्रेडिशनल अप्रोच में जाए तो भी वही एंट्री होगा। क्योंकि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या, एसेट्स। एसेट्स जब बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जब घटेगा तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अगर इंक्रीज इन एसेट, जैसे मान लो जो बिल्डिंग पहले से 5 लाख था, अब का रहा न्यू बैलेंस शीट में उसको 5.5 लाख हो गया उसका वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब 50,000 तो बढ़ा। ठीक है, तो 50,000, ये 50,000 जो बढ़ा, इसके लिए क्या एंट्री करोगे, तो एसेट्स कम या इंक्रीज हुआ तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर, तो क्रेडिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। हाँ, तो हेडिंग लिखिए, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। सर एक बार रिपीट करिए ना। हाँ, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू of an assets, for increase in the value of an assets, तो assets account dr to revaluation account, assets account dr एंट्री होगा, जर्नल एंट्री है, assets account dr to revaluation account। अब जरा सोचो कि जब हम रिवैल्यूएशन का लेजर बनाएंगे तो क्या करेंगे, बाय एसेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एसेट्स इंक्रीज करेगा, नहीं डिक्रीज करेगा तब डेबिट,
जर्नल एंट्री में जब हम करेंगे ना तो वो डेबिट ही होगा, ठीक है। जब लेजर बनाएंगे तो लेजर एसेट्स का थोड़ी लेजर बना रहे हैं, लेजर तो बना रहे हैं रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में अगर एसेट्स अकाउंट में डीआर हुआ तो उसका अपोजिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। तो यही चीज समझना है कि देखो ये देखो सिंपल है, सिंपल सोचना है कि यहाँ पर एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स मान लो बिल्डिंग का एक एग्जांपल हम दिए, तो बिल्डिंग का एग्जांपल हम दिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डीआर। देखो ध्यान दो, बिल्डिंग अकाउंट डीआर तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्या, बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग पहले से 5 लाख है और वो कहता नहीं ये 5.5 लाख का हो गया, यानी 5,50,000 यानी 50,000 बढ़ गया, तो जब एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स के उसका रूल क्या कहता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। तो जब बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे और घटेगा तो क्या कर देना है, क्रेडिट। तो बढ़ने के समय में अगर बिल्डिंग डेबिट हुआ तो क्रेडिट किसको किए, रिवैल्यूएशन को। तो आप लेजर किसका बना रही हो, तो जब रिवैल्यूएशन का बनाएंगे तो बाय बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, वही तो लिखे इंक्रीज। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एंट्री लिखिए, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, फर्स्ट था फॉर इंक्रीज, तो एंट्री जनरल एंट्री लिख लिया एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, ओके। सेकंड लिखिए फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू, हाँ जस्ट अपोजिट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, जर्नल एंट्री टेबल के नीचे में, वो तो लेजर पे, हम तो लेजर बाद में बताएंगे, पहले जर्नल एंट्री, पहले जर्नल तब ना लेजर, इसलिए हम सोच रहे हैं पहले जर्नल एंट्री आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे फिर उसके बाद लेजर बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, चलिए लिखो तो बच्चे, हाँ ये नोट कर लिए कि फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन क्या, एसेट्स, तो डिक्रीज तो गोज आउट, एसेट्स क्या हो रहा है आपका, जा रहा है ना, तो जब जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, जब आएगा तो उसको डेबिट करेंगे। तो जाने के टाइम में क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एंट्री लिखिए, अभी आपको समझा ना इंक्रीज के लिए। अब सपोज कीजिए बिल्डिंग आपका पहले 5 लाख का था, अब कह रहा है कि 4,40,000 होना चाहिए, 4,40,000, तो 60,000 डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ तो उसमें उस सिचुएशन क्या करेंगे कि इसका जो लिखे है बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। चलिए थर्ड एंट्री लिखिए, एंट्री नंबर 3, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी, अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसमें क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी अकाउंट। फोर्थ नंबर एंट्री लिखिए, फॉर डिक्रीज इन द, फॉर डिक्रीज इन द, हाँ फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन, फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी, फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ लायबिलिटी,
जस्ट अपोजिट एंट्री कर दीजिए, लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक पॉइंट अगर एक एंट्री समझ में आ गया तो उसी से ये सब एंट्री समझ में आ जाएगा। याद रखना कि एसेट्स इंक्रीजेस दैट इज डेबिटेड, तो डेबिटेड होगा तो क्रेडिटेड किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो जब इंक्रीज एसेट्स डेबिट हुआ तो डिक्रीज एसेट्स क्या होगा? क्रेडिट। अब इंक्रीज एसेट्स क्रेडिट हुआ किसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जर्नल एंट्री में नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर एसेट्स इंक्रीज, देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं? इंक्रीज इन एसेट्स, क्या हुआ? क्रेडिट हुआ ना। तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि एसेट्स हैज शोन डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटी हैज शोन क्या? क्रेडिट बैलेंस। तो जब एसेट्स को डेबिट पे हम किए, सॉरी क्रेडिट में किए, तो लायबिलिटी को क्या करेंगे? डेबिट में करेंगे। किस लिए? इंक्रीज के लिए। ठीक है, तो एंट्री हो गया ये फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्या? लायबिलिटी। चलो 5 नंबर लिखो, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। 5 नंबर में फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड assets, for recording unrecorded assets, जो पहले से छूट गया या पहले से नहीं था। ठीक है, फॉर, ठीक है ना, फॉर क्या लिखे? रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। क्या हुआ इसका मतलब? इंक्रीज। अब इंक्रीज का मतलब हुआ बढ़ रहा है ये भी, तो इसका सेम एंट्री। तो एसेट्स को डेबिट कीजिए और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कीजिए। एसेट्स अकाउंट दिया, हाँ तो उसका एंट्री लिखो ना, एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड नहीं लायबिलिटी, ऐसे तो बोले क्या थी? अच्छा वो नहीं लिखे आप, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स का एंट्री लिखिए, एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या आपको लिखिए सर? फॉर रिकॉर्डिंग, चलो नेक्स्ट को 6 नंबर एंट्री लिखे, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड, आप लिखिए फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ज्यादा एंट्री नहीं बोला अभी जो बता रहे तो लिखो ना, इसको जनरल एंट्री भी तो बता रहे हैं, बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं लिख रहा है? तो ऐसे लिख के क्या फायदा? उसका एंट्री कहाँ गया? तो एंट्री हम लेजर ना बनाएंगे बच्चे, अब हम आपको एंट्री फिर से थोड़ा लिखेंगे बोर्ड पर। नेक्स्ट लिखो, हाँ लिखो, क्या लिखे? लिख नोट कर लिए? सर क्या बोले सर? फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड, फॉर रिकॉर्डिंग क्या था? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो इसका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज अकाउंट। 6 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब 7 और 8 पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस के लिए। जो आप इतना काम किए, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू लायबिलिटी हो गया लास्ट एंट्री 6 नंबर। 7 में लिखिए, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जब रिवैल्यूएशन का काम हम लोग करते हैं, एसेट्स या लायबिलिटी जो भी करते हैं, इसमें अगर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा, या दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो अगर कुछ नहीं होगा तो कोई एंट्री नहीं होगा, बोथ साइड क्या हो जाएगा? इक्वल। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर क्या? डेबिट।
आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए रिवैल्यूएशन में और डेबिट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसका मतलब हुआ प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन करने से। और अगर एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्या, क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हो गया। तो फर्स्ट इसका एंट्री लिख लीजिए 7 नंबर एंट्री में, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री की तरह लिखो, लैंग्वेज क्यों लिखता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू। ये देखो ये क्या हो जाएगा, एंट्री क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू, लेकिन याद रहे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा होगा कि फ्लक्चुएटिंग केस रहेगा, कौन सा केस रहेगा, हाँ, तो वहां पर तो कैपिटल ही लिखेंगे, लेकिन अगर फिक्स रहेगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट एंट्री लिखिए, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्या बोले सर? फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अपोजिट एंट्री कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें डिफरेंट कंडीशन, सुनो बच्चे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें डिफरेंट कंडीशन का है, एक ही एसेट्स पर ये समझा दिया सब लेकर के, ठीक है। लिखो तो एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, हाँ, who are presently X, Y and Z, who are presently sharing profit and losses, X, Y and Z, who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2, the ratio of 5:3:2, the ratio of 5:3:2, five is to 3 is to 2. Decide to share future profit and losses, in the ratio of 2:3:5. 2:3:5. ये समझ में आया कि एक ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी गिवन है, with effect from 1st April 2002. And extract balance sheet. हाँ, extract, EXTR. Abstract no नहीं है, extract, EXTRACT. An extract of their balance sheet as on
of their balance sheet as on 31st March 2002 यानी ये प्रीवियस का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है ना। 2002 was as follows. लायबिलिटी साइड एक लाइन का दो लाइन का बना लीजिए। लायबिलिटी साइड कुछ नहीं है, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख का। हाँ ऐसे रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ। ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं दिया हुआ है, अमाउंट है, फिर ये एसेट साइड हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा। और हाँ इसमें आपका बिल्डिंग दिया हुआ है, सिर्फ एक एसेट दिया हुआ है बिल्डिंग, कितना है 1 लाख का। और इसके बाद फर्स्ट नंबर ये नहीं, ये लिख लिए आप लोग, नोट कर लिए इसको, लिखिए रिक्वायर्ड में। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीचे में, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस, each of the following alternative cases. केस नंबर फर्स्ट लिखिए, it is decided cases, it is decided that the value of a building, be valued at rupees 1,25,000. हाँ ठीक है। It is decided that the value of a building be valued at rupees 1,20,000. हाँ 1,20,000। अब इसमें क्या, इस केस में क्या समझे कि पहले बढ़ गया तो क्या एंट्री करेंगे? ठीक है, तो एंट्री लिख लीजिए, प्लस सॉल्व करते जाइए। हाँ कि पहले सब स्टेप का क्वेश्चन लिखवा दे, ये ज्यादा हो जाएगा। ऊपर में ये कंडीशन है और नीचे आपका एंट्री सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं लिखो। तो ये समझ में आया, इंक्रीज हुआ एसेट्स का वैल्यू क्या किया, इंक्रीज किया, तो 20,000 से हो गया। तो क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डीआर 20,000 और टू डी वैल्यूएशन अकाउंट। और सपोज करो कि इसमें कुछ नहीं होगा, सर 1,25,000 है ना। 25,000 अगर रहेगा तो 25,000 से इंक्रीज हो गया, और जब 25,000 से इंक्रीज हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। माइक बंद करो यार। ठीक है, माइक बंद कीजिए बच्चे। माइक बंद करो अपना। चलिए
तो ये समझ में आ गया फर्स्ट केस। सेकंड में लिखिए, केस नंबर सेकंड में, इट इज डिसाइडेड, केस नंबर सेकंड देखिए कैसे कैसे कंडीशन रहेगा क्वेश्चन में, दैट द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, it is decided that the value of the building be increased 2 rupees 1,25,000। सेम है, लेकिन इंक्रीज बाय रुपीज रहता 1,25,000, तब 2,25,000 तो न्यू बैलेंस शीट में होता ना, 1,25,000 से एंट्री हम लोग करते नहीं जी। ये कंडीशन क्या कर रहा है कि जो बिल्डिंग आपका बैलेंस शीट में शो किया हुआ है 1 लाख रुपया है, ठीक है, वो 1 लाख से उसका वैल्यू कितना हो गया, बढ़ करके कितना हो गया 1,25,000। तो इसका मतलब कितना बढ़ा वो 25 ना, तो बोथ आर सेम, पहले में 20,000 था, इसमें 25,000 हो जाएगा। इस तरह का लैंग्वेज आपको एग्जाम में देता है बनाने के लिए, एडजस्टमेंट में आपको दे देगा, आता है। बना लीजिए एक एंट्री, केस नंबर 25 लिखो। केस नंबर आपका क्या हो जाएगा 3, टोटल 9 है। सुनो एक काम करो, हाँ ज्वाइन कर लीजिए। बच्चे बताओ सभी को समझ में आया ये टॉपिक? हेलो, राजेश बताइए। सर यस सर, हाँ, तो समझ गया इसमें सर। नेक्स्ट का जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके सर। थोड़ा इसको लेकिन जर्नल एंट्री को पढ़िएगा बच्चे सभी को बढ़िया से। ओके ओके, थैंक यू सर। हम लोग नहीं, हम लोग बन गए बन रहा है। हाँ ठीक है, आपको मिनट सेंड करो।